अम्बेडकर की जयंती पर विशेष अपना ये टॉपिक होगा, किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्ष को अपनी मौज बना ली थी। किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष रहा, जिसे आज भारतीय समाज में हम डॉक्टर अंबेडकर को एक महानायक, एक महान व्यक्तित्व के साथ साथ भगवान का दर्जा देते हैं, एक देवता का दर्जा देते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है कि हमें जो कोई व्यक्ति कुछ देता है तो हम उसे देवता बना देते हैं। तो किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने महान कार्यों की वजह से अपनी जगह बनाई, तो शिक्षक ने ही इन्हें अपना उपनाम दिया था अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यों को महत्वपूर्ण बनाया, तो केलुस्कर ने शिक्षण कार्य को, इनका जो मार्ग था वो प्रशस्त किया। बड़ौदा के जो नरेश थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और ये अपनी डिग्रियां, जो कि इन्होंने 32 डिग्री और 9 भाषाओं के ये ज्ञाता थे, तो उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में 32 डिग्रियां प्राप्त करना कोई छोटा कार्य नहीं था, बहुत महान बड़ा कार्य था। तो इनके द्वारा कुछ विचार, जिनकी बात हम आज करेंगे, जो शिक्षा जगत में या कहीं कि एकेडमिक जो अपना जगत था उसमें भुला दिए गए, उन्हीं विचारों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रख सकता है। यानी देश की जोड़ने पर उनका मुख्य फोकस रहा। संविधान निर्माण के समय उन्होंने विशेष जोर दिया कि देश को जोड़ने वाला संविधान हो, न कि तोड़ने वाला। वास्तव में जो एकेडमिक जगत ने जिन विचारों को पीछे छोड़ा है, उन्हीं विचारों पे हम बात करने वाले हैं। तो कई पत्रों का संपादन किया, इनके द्वारा इतनी अधिक किताबें लिखी गई हैं, जिनकी किताबों की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी। आपको समय मिले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें जरूर पढ़ें। इन्होंने समानता की बात की, समानता के बहुत बड़े ये हिमायती थे। और उस समानता में सिर्फ हमें अस्पृश्यता की ही बात करते हैं कि उन्होंने सिर्फ अस्पृश्यता के लिए ही लड़ाई लड़ी, नहीं। अस्पृश्यता के अलावा उन्होंने कानून की समानता की बात की, अधिकारों की समानता की बात की, मानव गरिमा की समानता होनी चाहिए ऐसी बात की, अवसर की समानता की भी बात की, हर दमित और शोषित वर्ग, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही कार्य नहीं किए। इन्होंने हर दमित और शोषित वर्ग, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, उसके लिए कार्य किया, उसके लिए आवाज उठाई। और ये जो बात उन्होंने संविधान में शामिल भी की, कानून की समानता, अधिकारों की समानता, मानवीय गरिमा की बात की, अवसर की समानता की बात की। अपने जो आप अगर प्रेम्बल पढ़ेंगे, संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ मानव की गरिमा पे कितना जोर दिया गया, अवसर की समानता पे जोर दिया गया है। तो सभी के लिए ये इस प्रकार की सोच रखते थे। देश की आधी आबादी, यानी उस समय महिलाओं के लिए आवाज उठाना कितना मुश्किल था। इन्होंने उस समय आवाज उठाई कि कोई भी समाज कितनी तरक्की कर रहा है, ये उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उस समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो कैसी है। उसी से स्पष्ट हो जाता है, यानी वो एक पैमाना है किसी भी समाज की स्थिति का। महिला और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनमें से एक भी अगर सही कार्य नहीं कर पा रहा तो गाड़ी लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगी। यानी समाज का विकास, देश का विकास, देश की आधी आबादी के विकास पर निर्भर करता है। महिलाओं की प्रगति उस समाज की प्रगति को बताती है। और यही उनके विचार थे जिसकी वजह से उस समय विकसित देशों में, यूरोपीय देशों में भी महिलाओं को बराबर मताधिकार प्राप्त नहीं था। और भारत में संविधान निर्माण के समय ही मताधिकार दे दिया गया, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, वंश का क्यों ना हो, उसे समान अवसर दिया गया, सहभागिता का अवसर दिया गया।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान रूप से भाग ले सकें, ऐसी व्यवस्था की गई। इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया स्वच्छता पे। स्वच्छ रहें, साफ सुथरे रहें, और स्वच्छ रहेंगे तभी अंदर विचार हैं वो भी स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे। और उनका दूसरा जो विचार था वो था शिक्षित बने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और इनका नाम था वो था बाबा साहेब अंबेडकर। और इनके द्वारा हमने बात की कि 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे ये। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षा पे जो विचार थे वो। तो शिक्षा क्या है, इनकी नज़रों में शिक्षा क्या है? तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहने का मतलब शिक्षा व्यक्ति को निडर बनाती है, एकता का पाठ पढ़ाती है, एक करने की जो शक्ति है वो शिक्षा में है, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करती है, संघर्ष की सीख, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की सीख भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? शिक्षा से। संघर्ष को मौज बना लें, ये भी समझ कहाँ से पैदा होगी? शिक्षा से। किसी भी महान व्यक्तित्व की जीवनी हम उठा ले, किसी भी महान जो व्यक्तित्व रहे हैं, जो भी व्यक्ति महान बना है, वो किस तरीके से उनका जो संघर्ष था, उनकी जीवनी अगर हम पढ़ें तो हमें दिखाई देगा स्पष्ट कि उनके संघर्ष का ही परिणाम रहा। तो ये सब शिक्षा की ही देन है। तो शिक्षा के बारे में ऐसे विचार थे उनके। बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना ज़्यादा सही होता है, उनका ये भी मानना था। संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कानून निर्माण या कहें कि संविधान बनाते समय बहुत से व्यक्ति थे, बहुत से महान विद्वान थे, कानून के ज्ञाता भी थे, लेकिन सिर्फ हम डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों मानते हैं? तो बंटवारे के बाद कुल 389 सदस्यों में से 299 सदस्य रह गए थे, और उनमें से 299 सदस्य चुने हुए थे और 70 सदस्य मनोनीत थे। तो इनमें से कुल 15 महिला, 26 SC यानी अनुसूचित जाति के, और 33 सदस्य थे वो अनुसूचित ST यानी अनुसूचित जनजाति से थे। इनकी जो मान्यता थी वो समानता के सबसे बड़े सूत्रधार थे। ये बात हम कर चुके कि किस तरीके से इन्होंने समानता का प्रोकार किया, समानता के लिए आवाज उठाई, संविधान निर्माण का। अब जब इतने लोग थे संविधान बनाने में, तो फिर हम डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों संविधान निर्माता मानते हैं? तो संविधान निर्माण में इनकी केंद्रीय भूमिका थी। प्रारूप समिति जो कि एक महत्वपूर्ण समिति थी, और उसी समिति के अध्यक्ष थे, और उसमें अन्य 6 सदस्य भी थे। तो उन संविधान निर्माण में इनकी केंद्रीय भूमिका होने के कारण इनको संविधान निर्माता माना जाता है। कुशल अर्थशास्त्री थे, जिनके डॉक्टर अंबेडकर के जो आर्थिक विचार हैं, उन विचारों को हमने पीछे छोड़ दिया। हमारे एकेडमिक जगत ने ज़्यादा इनको अहमियत नहीं दी, ज़्यादा इनको सिलेबस में शामिल किया नहीं। तो अब आगे इनको शामिल होना चाहिए इन विचारों से, ताकि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले, उनसे अपने युवा जो साथी हैं वो लाभान्वित हो सके। अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल जरूर होना चाहिए। तो पश्चिमी जो आर्थिक विचार थे उनके सहयोग से, क्योंकि उस समय 2 विचारधारा थी, एक पूंजीवाद तो एक समाजवादी। पूंजीवाद अमेरिकन विचारधारा, अमेरिका के सपोर्ट वाले देश, और समाजवादी विचारधारा जो सोवियत संघ के सहयोगी देशों की थी। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच का रास्ता कैसे भारतीय परिस्थितियों में अपनाएं, तो इसके लिए इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी, जो कि पंडित नेहरू उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की। तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन परिस्थितियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बैंकिंग सिस्टम, भूमि सुधार संबंधी भी इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैंकों में सुधार कैसे किया जाए, रिजर्व बैंक आज इन्हीं की देन है। उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, रुपए की ताकत, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इनकी एक पुस्तक थी।
अर्थव्यवस्था से आर्थिक विचार जिसमें इनके शामिल हैं, और रुपए की ताकत पे ये उसी समय बात कर चुके थे जब कोई भी विद्वान उस समय सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां थी वो बड़ी विकट थी उस समय। 15% लोग सिर्फ पढ़े लिखे थे। पूरा विश्व जगत भारत पे मजाक बना रहा था कि कहाँ भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, ऐसे विचार थे लोगों के। लेकिन हमने 70 साल में ये साबित कर दिया है कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनकी सोच कितनी मजबूत थी, उनके पीछे की जो मेहनत थी वो कितनी मजबूत थी, और उन्होंने किस तरीके से हमारे विदेशी संविधानों को पढ़कर, या कहें कि डॉक्टर अंबेडकर ने 60 संविधानों का अध्ययन किया था। अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के विचारक हैं और जनक माने जाते हैं, उन्होंने 150 संविधानों का अध्ययन किया था। ये हम पढ़ते आए हैं। लेकिन हम जब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी 60 संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन बातों को अपनाया जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार सही थी। ये महज एक नकल नहीं थी। तो कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी संविधानों की नकल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये बहुत तो महत्वपूर्ण बातें थी, कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो गलत हाथों में गया तो गलत होगा, और अगर वह सही हाथों में गया तो सही साबित होगा। और अगर इनका ये भी कहना था कि अगर सही हाथों में होने के बावजूद भी संविधान गलत हुआ तो उसे जलाने वाला भी सबसे पहले मैं ही होऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर पे ये भी प्रश्न उठता है कि उनके गांधी जी से विचार नहीं मिलते थे। हाँ, हालांकि दो अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति थे ये, और प्रश्न उठाने वाले व्यक्तियों को संविधान सभा की डिबेट जरूर पढ़नी चाहिए। दो महान व्यक्तित्व थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। दोनों के विचार और धारा, कहें कि विचारधारा के अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थे कि ये दोनों हर समय विरोधी थे। जो बातें स्वीकार करने योग्य थी वो गांधी जी अंबेडकर की भी सुनते थे, और जहाँ गांधी जी की बात स्वीकार्य योग्य थी वहाँ अंबेडकर जी भी गांधी जी की बातें सुनते थे। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि आइवर जेनिंग्स, जो कि ब्रिटिश कानून विशेषज्ञ थे उस समय, और संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने ये बात रखी गांधी जी के सामने कि हम आइवर जेनिंग्स को कानून विशेषज्ञ के तौर पे शामिल करने वाले हैं। तो गांधी जी ने बड़े प्रेम से कहा कि जब क्या इतना बड़ा देश है भारत, यहाँ कोई कानून विशेषज्ञ नहीं है, कानून का ज्ञाता नहीं है। हमारे पास अंबेडकर जैसा एक महान व्यक्तित्व है, कानून के ज्ञाता हैं, तो उन्हीं को शामिल क्यों न किया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया। तो हमारे संविधान सभा में सहमति के भी बिंदु थे, न कि विरोध के ही थे। तो संविधान सभा की डिबेट को अवश्य आपको सुनना चाहिए। दोनों शख्सियत, दोनों व्यक्तित्व अपने अपने तरीके से समाज और मानवता की सुरक्षा करने और समाज सुधार की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके बीच टकराव के ही बिंदु नहीं थे। एक और उदाहरण अगर हम देखें, जब पूना पैक्ट हुआ, तो पूना पैक्ट के बारे में शायद आपको पता होगा क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो अंबेडकर ने सहर्ष से स्वीकार कर ली, उनकी बातें मान ली और उन्हें अनशन छुड़ाने पे सहमत कर लिया। तो इन दोनों महान विभूतियों में जब टकराव के बिंदु भी थे, तो उनको अगर हम छोड़ दें और सहमति के बिंदु पे आगे बढ़ें तो हमारे विचार और विकसित होंगे। अब हम देखते हैं कि नॉलेज ऑफ पावर, ज्ञान की बात इन्होंने सबसे पहले की थी कि शिक्षित बने, स्वच्छ रहें और आगे बढ़ें। नॉलेज ऑफ पावर, ज्ञान की शक्ति के दम पर हम ये तो पढ़ते आए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कितना संघर्ष किया, समाज में किस तरीके से उन्होंने सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा से कभी भी अपने को पीछे नहीं किया। तो नॉलेज में इतनी पावर है, शिक्षा में इतना दम है। और ऊपर हम बात कर चुके कि उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान है
शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने अपने ज्ञान के दम पर सबसे बड़े मंदिर, संविधान सभा और संसद में अपनी जगह बनाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं से प्रेरित हों और जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक थैंक्स।